हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन सिंह आज फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिंदी की क्लास लेकर के, जिसमें हमने छंद के संबंध में चर्चा कर लिए थे। तो छंद में हमने कुछ सामान्य जानकारी आपको दिया था, ठीक है। आज हमें देखना है छंद के प्रकार, छंद के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो देखा जाए छंद अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु मात्रा और वर्णों के आधार पर देखा जाए तो छंद केवल दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रा और वर्णों के आधार पर देखा जाए तो छंद केवल दो ही प्रकार के होते हैं। हमें जो आज शुरू करना था अपनी क्लास को, वो छंद के प्रकार से शुरू करना है। छंद के प्रकार, तो हमने बताया कि मात्रा या वर्णों के आधार पर देखा जाए, है ना। मात्राओं और वर्णों के आधार पर छंद दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप एक कह सकते हो मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, ये दो छंद होते हैं आपके, ठीक है। अब हमें इन्हीं का आधार पर जो है इन्हीं दोनों छंदों को लेकर के आपको जानकारियां देना है, और इन्हीं दोनों छंदों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले वर्णिक छंद के बारे में चर्चा करते हैं, मात्रिक छंद के बारे में, ठीक है। क्या होते हैं मात्रिक छंद? तो देखते हैं, पहले मात्रिक छंद की हेडिंग डालते हैं इसमें। मात्रिक छंद क्या होते हैं? अगर मैं इसके संबंध में लिखूं, पहले इसकी कुछ परिभाषा लिख देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। चलिए मैं थोड़ा पेन बदल देता हूं। चलिए देखते हैं इसमें मात्रिक छंद क्या होते हैं। तो लिख देते हैं मात्रा की गणना के आधार पर, या मात्रा की गणना पर आधारित छंद को, ठीक है। मात्रा की गणना पर आधारित छंद, मात्रा की गणना पर आधारित छंद, गणना पर आधारित छंद, आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। इनमें मात्राओं का क्रम निश्चित होता है, मात्राओं का क्रम निश्चित होता है। इनमें मात्राओं का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। जैसे हम अभी आपको बताएंगे कि इनमें मात्राओं का क्रम किस प्रकार से निश्चित होता है। जैसे देखिए, जैसे हम बोलेंगे छंद, मेरे से दोहा छंद आ जाएगा, सोरठ आएगा, रोला आएगा, आदि छंद आएंगे। दिन में मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से मात्राओं का मात्राओं का क्रम किस प्रकार से निश्चित होगा, ठीक है। तो पहले इसको आपको नोट करना कि मात्रा की गणना, ये मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं, यानी मात्राओं की गणना पर आधारित होते हैं। इनमें मात्राओं का क्रम बिल्कुल निश्चित होता है, ठीक है ना। जितना बता दिया जाएगा, यदि उतनी मात्राएं नहीं आ रही हैं उन काव्य पंक्तियों में, तो ये समझ लीजिएगा कि उनमें वो छंद नहीं है, ठीक है ना, जिसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम एक बार मान लीजिए बता दें आपको मोटी मोटी बात, कि हम कहेंगे कि दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी, तो आपका दोहा छंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे कम ज्यादा हो रही हैं तो आप उसको दोहा छंद बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है। अब आपको इसके बारे में लिखना है, वर्णिक छंद के बारे में, ठीक है। वर्णिक छंद की परिभाषा आप लिख लीजिए। इसमें देखिए, इसमें मात्राओं की संख्या जो निश्चित नहीं होती। चलिए देखते हैं आगे। इसमें हम लिख सकते हैं
केवल वर्ण रचना के आधार पर केवल वर्ण रचना के आधार पर रचे गए छंद वर्ण रचना के आधार पर रचे गए छंद क्या कहलाते हैं? वर्णिक छंद कहलाते हैं। वर्णिक छंद कहलाते हैं। इसमें मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं होती। इसमें मात्राओं का क्रम निश्चित नहीं होता। मात्राओं का क्रम निश्चित नहीं होता है। ठीक है। इनमें वर्णों की संख्या के आधार पर जो है गणना की जाएगी। ठीक है ना। इनमें वर्णों की संख्या निश्चित होगी, मात्राओं की संख्या नहीं। ठीक है। और जो मातृ छंद होते हैं इसके नाम से ही साफ होता है मातृ छंद, अर्थात इसमें मात्राओं के आधार पर गणना की जाएगी। ठीक है। चलिए इनको नोट कर लीजिए, दोनों को नोट कर लीजिए इसको तुरंत। इसके बाद हम आगे जो है अब एक छंद की चर्चा करेंगे। अब इसमें कौन कौन से छंद आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे तक जो रहा है ये हमने अभी केवल भूमिका बनाई है मात्र पढ़ाने की, किस प्रकार छंद को हमें पढ़ना है। अब छंद आने वाले हैं प्रकार वो आपके मुख्य छंद होंगे। चलिए छंद में हम ये आपको बताने वाले हैं अभी। चलिए छंद में ये बताने वाले हैं आपको कि छंद होते कैसे कैसे हैं। अभी हमने छंद के प्रकार देखा, अभी छंद में थोड़ा और कुछ चीजें बारीकियां शेष हैं, उसको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए छंद जो होते हैं, कोई भी छंद हो, मैंने जैसे पहले मातृ छंद बताया, वर्णिक छंद बताया। अब इन छंदों में मातृ छंद पहले देखेंगे, इनमें कुछ ऐसे छंद होंगे, मातृ छंद में जो प्रकार होंगे वो 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। वर्णिक छंद की बात मैं नहीं कर रहा, मैं मातृ छंद की बात कर रहा हूँ। मातृ छंद में छंद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको इरेज कर दो, लिखने की जगह हो जाए तो बताता हूँ आपको। ठीक है। क्या होते हैं 3 प्रकार के। चलिए देखते हैं। ये जो मातृ छंद होते हैं ये 3 प्रकार के होंगे। कितने होंगे? 3 प्रकार के। ये मातृ छंद जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? ये 3 प्रकार के होंगे। कैसे 3 प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट होता है, एक होता है सममात्रिक छंद। क्या होता है? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। नंबर 2 अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद। चलिए आराम से आप जो है पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं। मैं इनको इतना आसानी समझा दूंगा कि आप कहोगे नहीं कि बड़ा कोई मुश्किल है ना। नंबर 3 है विषममात्रिक छंद। विषममात्रिक छंद। एक हो जाए सममात्रिक छंद, एक है अर्धसममात्रिक छंद, एक विषममात्रिक छंद। अब हम कहें क्या है अर्धसममात्रिक, क्या है विषममात्रिक और क्या है सममात्रिक। तो चलिए तीनों के एक करके देखते हैं। सममात्रिक का मतलब होता है जिनमें मात्राओं की संख्या बिल्कुल समान हो। जिन ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की संख्या क्या हो? समान हो। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जिनमें मात्राओं की संख्या समान हो। या जिस छंद में मात्राओं की संख्या समान हो। मात्राओं की संख्या समान हो तो क्या कहलाते हैं? जिस छंद में मात्राओं की संख्या समान हो वो सममात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे देखिएगा मैं यहां बना रहा हूं
देखिएगा, जैसे मान लो कोई मैं पंक्ति लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, पंक्तियाँ, तो मैं यहाँ पंक्ति लिखूंगा नहीं, मैं केवल बना दूंगा, जैसे 1 2 3 4, कोई छंद है और इस 4 पंक्तियों में लिखा गया है, ठीक है ना, कोई छंद है वो 4 पंक्तियों में लिखा गया है। तो 4 पंक्तियों में 4 चरणों में जैसे आप लिख देते हो मंगल भवन अमंगलहारी अद्रव सुदशरथ अजय बिहारी। चलिए इतना ही मैं आपको मानने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखिए, मंगल भवन, इसमें लिखिए अमंगलहारी, इसमें लिखिए द्रव सुदशरथ अजय बिहारी, 4 लाइनों में लिख दिया, ठीक है ना। या हम 4 लाइन ये नहीं सेट हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए हम कोई और चौपाई यहाँ पे लिख रहे हैं, दोहा लिख रहे हैं, कुछ भी लिख दिए, ठीक है। तो अगर उसमें 4 चरण लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे कहते हैं मेरी भव बाधा हरो और राधा नागरी सोई, है ना, और जातन की छाई पर श्याम हरित दुति हुई, मैं ऐसे बोल दूं तो ये 4 पंक्तियां हैं। अगर मैं कह दूं कि इस लाइन में कितने हैं अक्षर, मैं कह दूं इस लाइन में 24, कितने हैं 24, इस लाइन में कितने हैं 24, इस लाइन में कितने हैं 24, और इस लाइन में कितने हैं 24, तो अब आप कहेंगे ना कि 4 चरण हैं, यानी ये ऐसा छंद है जिसमें 4 चरण हैं, और चारों चरणों में क्या है, मात्राओं की संख्या क्या है, समान है, इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24 और इसमें 24, सभी में मात्राओं की संख्या क्या है, समान है। तो निश्चित रूप से ये क्या है, आपका सममात्रिक छंद है, क्योंकि जब मात्राओं की संख्या समान होगी तो सममात्रिक कहलाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की आधी पंक्तियों में, जिनमें आधी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या समान होगी और आधे में और समान होगी, ठीक है ना, तो उसमें क्या कहेंगे, विषम मात्रा, वो कहेंगे अर्धसमात्रिक। देखिए मैं इसी में बता दे रहा हूँ, ठीक है, इनको रिलेट करके बता दे रहा हूँ, परिभाषा जरूरी नहीं है, आपको समझना जरूरी है। इसमें हम कह देंगे कि इनमें आधी पंक्तियों में, यानी कहेंगे मतलब 4 में से 2 में अलग प्रकार की मात्राएं होंगी, समान होंगी, और 2 में अलग समान होंगी, ठीक है। जैसे हम कह दें कि इस बार में 13, इस पंक्ति में 11, इसमें 13 और इसमें 11। चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं कि आधे में समान है और आधे में और समान है, इसमें 13 मैच कर रहा है, इसमें 11 मैच कर रहा है। तो अब आप इसमें कह सकते हैं कि पंक्तियों में मात्राओं की संख्या क्या है, आधी पंक्तियों में समान है और आधी पंक्तियों में और समान है, ठीक है। कहने का मतलब कि आधी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या समान है, इसका मतलब है कि अर्धसमात्रिक छंद है जिसमें आधे में समान हो, ठीक है ना। देखिए 50-50 है कि नहीं, इसमें पहली तीसरी में 13-13, दूसरे चौथी में 11-11 है, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि अर्धसमात्रिक छंद है। और विषम मात्रिक छंद क्या है, विषम मात्रिक छंद एक उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं कि एक में क्या है, ये 4 पंक्तियां हैं, ठीक है, तो 4 पंक्तियों में आपको देखना है, ठीक है, 4 पंक्तियों में आपको देखना है। मैंने यहाँ पे ये 4 पंक्तियां और बना दिया, चलिए ये 4 पंक्तियां मैंने बना दिया है। अब 4 पंक्तियां देखिए, मैं कहता हूँ कि एक में है 7, एक में है 8, एक में है 9, एक में है 10, ये मात्राओं की संख्या है। अगर कह दें कि मात्राओं की संख्या 7, 8, 9, 10, तो बताइए इसमें मात्राओं की संख्या कहीं समान है क्या, नहीं है ना। अगर इसमें मात्राओं की संख्या समान नहीं है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, विषम मात्रिक छंद बोल सकते हो। ये विषम मात्रिक छंद हो जाएगा ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की संख्या विषम हो, सभी में समान ना हो, किसी में भी किसी पंक्ति में समान ना हो, वह कहलाता है आपका विषम मात्रिक छंद। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा विषम मात्रिक छंद है और कौन जो है अर्धसमात्रिक छंद है। ये तीनों छंद यहाँ से पूरे होते हैं। अब आपको देखना एक एक करके हम छंद का अध्ययन करेंगे। चलिए पहला छंद देखते हैं जो आपके सिलेबस में है, तो वो क्या है, आप पढ़ेंगे कुछ हटा करके सभी को। छंद के प्रकार में मात्रिक छंद क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रिक छंद। आइए पढ़ते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद की परिभाषा मैंने बता दिया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, मात्रिक छंद के अंतर्गत मात्राओं के क्रम का वर्णन किया जाता है या मात्राओं के
क्रम को ध्यान में रखते हुए इस छंद की हम व्याख्या करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। पहला है चौपाई छंद। मात्रिक छंद का जो पहला है वो क्या है? चौपाई। चौपाई छंद। चलिए देखते हैं इसमें। अब सीधे लिखना है इसमें। यह एक सममात्रिक छंद है। अब आपके सब समझ में आएगा सममात्रिक क्यों है, क्यों मैं सममात्रिक लिखा हूं। आपके दिमाग में बात चलने लगी होगी कि कहीं ना कहीं जरूर इसमें मात्राओं की संख्या क्या होगी? समान होगी, है ना? तभी हम इसको जो है सममात्रिक छंद लिख दिए हैं। ये समझ में आ रहा है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। चार चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है? यह एक सममात्रिक छंद होता है। कौन? चौपाई। चौपाई छंद जो होता है यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और मात्राएं लगाना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है? हाँ, और एक बात इसमें और है, इसमें अंत में जगण और तगण नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? इसके अंत में जागण व तागण नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो वहां आपका ये चौपाई छंद नहीं होगा। तागण नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या इसका हम कहते हैं निषेध है, वर्जित है, नहीं आना चाहिए। ठीक है? तो आपकी चौपाई छंद हो जाएगी। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल लिखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चौपाई है या नहीं है। जैसे लिखिए, निरखी सिद्धि साधक अनुरागे निरखी सिद्धि साधक अनुरागे, सिद्धि नहीं सिद्ध करिए, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे। और फिर है सहज स्नेहु सराहन लागे, सहज स्नेहु, सहज स्नेहु सराहन लागे। सराहन लागे, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, होत न भूतल भाव भरत को, भाव भरत को, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर, अचर सचर चर
अचर सचर चर अचर करत को, अचर करत को, अचर करत को। ठीक है, ये हम यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, ये चौपाई लिख दिया मैंने। अब आपको इसमें मात्रा लगानी है। क्या लगानी है? मात्राएं लगानी है। अब आपको प्रयास कीजिए सब लोग अपने अपने से, देखिए आप लोग मात्राएं लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, ये चार चरण इसमें मैंने लिख दिया। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में जगड़ तगड़ नहीं आना चाहिए। अब जगड़ तगड़ का मतलब क्या है? जगड़ में मैंने क्या बताया था? जगड़ में क्या बनता है? जभान। क्या बनता है? जभान। और तगड़ में क्या बनता है? ताराज। क्या बनता है? ताराज। कहने का मतलब ये मात्राएं आनी चाहिए इसमें। तो अंत में 3 अक्षर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इन 3 वर्णों को मिलाकर ऐसे मात्राएं नहीं लगनी चाहिए। कहने का मतलब सिंगल डबल फिंगर भी नहीं होनी चाहिए, डबल डबल फिंगर की मात्राएं, ये वाली मात्राएं अंत में नहीं आनी चाहिए, तो चौपाई होगी। समझ पा रहे हैं ना? ये मात्राएं अंत में नहीं लगनी चाहिए चारों पंक्तियों में। अगर ये मात्राएं लगेंगी तो आपके चौपाई छंद नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। बीच को देखे रहिएगा। ठीक है, चलिए मात्राएं लगाते हैं। पहले एक बार इसको मिला लीजिए सब लोग। निरख ही मैं हटा जा रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेंगे इसको, देखते जाइए, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, निरख ही सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लगे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। ठीक है, फिर पूरा सब कुछ सही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब चलिए इसमें मात्राएं लगाते हैं। चलिए देखते हैं, मात्राएं लगाकर प्रयास करते हैं। अब मैंने मात्राएं लगाना आपको सिखाया है, सभी को मालूम है, तो आइए प्रयास करते हैं लगाने की मात्राएं। ठीक है, चाहे ऊपर लगा लीजिए नीचे लगा लीजिए, एक लाइन से आपको पता चल जाएगा। पहले देखिए, छोटी नी है, इसमें लघु मात्रा लगेगी, फिर इसमें लघु लगेगी, इसमें भी लघु की लगेगी, इसमें भी लघु, लेकिन ये संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर है। और हमने बताया था कि अगर कोई भी अक्षर संयुक्ताक्षर आता है तो संयुक्ताक्षर के पहले आने वाला लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। तो संयुक्ताक्षर के पहले वाला लघु वर्ण ये गुरु माना जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, फिर ये गुरु, लघु लघु लघु, फिर लघु और फिर लघु, और ये हो जाएगा गुरु। अब देखिए गिनते हैं, 1 2 3 2 5 1 6 2 8 1 9 10 11 12 13 2 15, और कितनी होनी चाहिए मात्राएं? 16 होनी चाहिए। कहाँ गड़बड़ हुई? फिर से चेक करिए। अच्छा, हाँ, ये बढ़ रहा है ना? अच्छा, ये यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये है ना, ये डबल है ना? हाँ, ये बढ़ रहा है, ये गुरु होना चाहिए, ये गुरु है ये। तो अब देखिए, 1 2 3 2 5 1 6 2 8 9 10 11 12 2 14 2 16। ठीक है, कितनी मात्राएं आ गई यहाँ पे? यहाँ पे हो गई 16। चलिए इसमें लगाते हैं। अब इसमें देखिएगा, 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 12 2 14 तो 16। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 16। अब हाँ, एक चीज और मिलाते जाइए। 1 लिखा हुआ है यहाँ पे ना, आपको दिख रहा है, यानी सिंगल डबल सिंगल, कहने का मतलब लघु गुरु लघु। तो लघु गुरु लघु नहीं मैच कर रहे हैं ना, इससे मैच करिए। डबल एस 1 डबल एस है, डबल एस 1 नहीं आए हैं, इसमें भी डबल एस 1 नहीं है। ठीक है, मतलब डबल एस 1 नहीं आएंगे तो चौपाई है। इसमें भी लगाइए, 2 1 3 4 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 14 2 16। इसमें भी 16 हो गई।
इसमें भी आप लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 16। कितना सिंपल है बताइए मात्राएं लगाना। ये सभी लोग लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गई आपकी चौपाई छंद। सब लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं बड़े सिस्टम से आराम आराम आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी को ये सुविधा नहीं होगी। चलिए दूसरे नंबर का देखिए छंद। अगला क्या है? चौपाई के बाद देखिए अगला छंद फिर है दोहा छंद। क्या है? दोहा छंद। नंबर 2 डालिए दोहा छंद। दोहा छंद। चलिए दोहा छंद देखते हैं। इसकी क्या परिभाषा होती है? लिखिए, यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं व दूसरे व चौथे चरण में, यहाँ लिख सकते हैं, तथा दूसरे व चौथे चरण में चौथे चरण में 11 मात्राएं, 11 लिखा हुआ, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। चलिए और इसमें, हाँ, ये परिभाषा आप इसको याद कर लेना है बिल्कुल। और इसमें कुछ और विशेष रूल हैं जिसको मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या नहीं आना चाहिए। इसमें देखिए विषम चरणों में जगड़ नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? विषम चरणों की शुरुआत में, इसके विषम चरणों की शुरुआत में इसके विषम चरणों की शुरुआत में प्रारंभ में हम लिख देते हैं, प्रारंभ में जगड़ नहीं आना चाहिए। जगड़ नहीं आना चाहिए, जगड़ नहीं होना चाहिए। तथा सम चरणों के अंत में सम चरणों के अंत में
गुरु लघु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुरु लघु होना चाहिए, गुरु लघु होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, गुरु लघु होना चाहिए। कैसे? जैसे कोई दोहा लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लिख लीजिए लसत मंजू, लसत लफत मंजू मुनि मंडली, लसत मंजु मुनि, लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीरचंद, मध्य सीरचंद, मध्य सीरघु चंद्र, नहीं रघुचंद्र नहीं, रघुचंद्र लिखना इसमें, रघुचंद्र। ठीक है ना? ये है रघुचंद्र, रघुचंद्र। ठीक है। ज्ञान सभा जनतम धरे, ज्ञान सभा जनतम धरे, जनतम धरे, ज्ञान सभा जन तन धरे, भगति सच्चिदानंद, भगति सच्चिदानंद, भगत सच्चिदानंद। ये हो गया। चलिए इनमें आप मात्राएं लगाइए और चेक कीजिए क्या जो हमने लिख पाया वो सब कुछ फॉलो हो रहा है ये रूल, बताइए। चलिए इसमें लगाते हैं मात्राएं। 3 हो गई। मंजू, तो इसमें आपको ये ना अगर देखें तो ना इसमें जुड़ जाएगा, है ना, आधा ना, तो ये बात आपका हो जाएगा डबल के बराबर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा लघु, ये हो जाएगा आपका लघु, लघु, ये गुरु, लघु, गुरु, फिर हो जाएगा गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, गुरु लघु। हाँ, यहाँ क्या बताया गया है? एक गुरु अलग होना चाहिए। तो देखिए पहले गुरु फिर लघु, अंत में गुरु लघु इसमें आ रहा है। इसमें देखेंगे तो इसमें पहले गुरु फिर लघु आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? इसको पढ़िए। कह रहा है कि अंत में क्या होना चाहिए? समचरण के अंत में। तो ये देखिए विषम चरण है, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक कामा लगा है ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे गुरु लघु, इसमें भी गुरु लघु है। ठीक। इसमें देखिए ज्ञान, तो इसमें ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10 10 1 11 11 12। पहले तीसरे में कितने कितने हैं? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। कितना हुआ? ज्ञान ये हो गया, और सिंगल सिंगल डबल, जन तन, अरे ये डबल कितने हुए? 2 1 3 4 2 6 7 8 9 10 11 2 13। ये हो जाएगा 1 2 3 3 3, ये हो जाएगा 5 6 2 8 2 10 11। सही है। लगा लीजिए मात्राएं, ऐसे से इनमें मात्राएं लगानी है। अब नंबर तीसरा है
चलिए आज आज 2 ही करा रहे हैं, कल जो है आपका छंद जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा रह गई थी बताने के लिए, तो आज हम जो है दोहा तक कर लिए हैं। कल जो है शेष जो बचे हुए छंद हैं सभी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए आज अपना वीडियो यहीं पे जो है रोक देते हैं और कल जो है यहीं से स्टार्ट जो है आगे करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग जो है मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और जो ये छंद से, रस से, अलंकार से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको आप करके आओगे बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि अब आपकी जो है परीक्षाएँ काफ़ी नज़दीक हैं। वैसे प्रैक्टिकल की भी डेट जो है निर्धारित हो गई है, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। ये साइंस वाले बच्चे जो है विशेष ध्यान देंगे इस बात का। ठीक है, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके प्रैक्टिकल जो है 21 जनवरी से प्रारंभ होने वाले हैं। ठीक है, ये विशेष सूचना है आप लोगों के लिए, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। इसमें जो है आपके प्रैक्टिकल की यानी प्रयोगात्मक की जो है ना, प्रयोगात्मक परीक्षाओं की डेट निश्चित हो गई है। प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई है। ठीक है।